वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम हमारी एनसीईआरटी की जो क्लास 7 की सीरीज है उसका थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 2 पार्ट्स में हमने 3 चैप्टर कवर करे थे। आज के वीडियो में हम आगे के चैप्टर कवर करेंगे। और क्लास 6 की एनसीईआरटी में ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, 7th की चल रही है। और प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और ये नंबर्स है, इन पर आप कॉन्टैक्ट करके हमारे जो पेड बैचेस है उनकी जानकारी ले सकते हैं। आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उससे रिलेटेड जो पेड बैच चल रहा है आपको पता चल जाएगा, क्या प्राइजेस हैं, कौन सा बैच चल रहा है, आप वहां पर एनरोल कर सकते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन है, एक बार बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट रहेगा, आपको लाइफ लॉन्ग फायदा देखने को मिलने वाला है इस पेड बैच का। जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर रहती हैं, बहुत सारा मटेरियल रहता है, क्या पढ़ना है, किस एग्जाम में कितना पूछेगा, क्या पूछेगा, खुद से जानकारी कभी कभी नहीं हो पाती है। तो एक स्ट्रैटेजी आपकी बन जाएगी, आपको एक पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। रेगुलर टेस्ट से आप देख सकते हैं आपकी प्रिपरेशन में कहाँ कमी रह रही है। तो मेरे ख्याल से एक बार पेड बैच जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा। एंड यूपी पीसीएस के स्टूडेंट के लिए मैं बता दूं कि 2026 और 27 दोनों के पेड बैचेस चल रहे हैं। 27 वाले में तो बहुत टाइम है, इवन 26 वाले में भी काफी टाइम है। अब अभी से एनरोल करेंगे तो आपको बहुत टाइम मिल जाएगा कि आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो कांटेक्ट करिए, एक बार जानकारी ले लीजिए और जो सा पेड बैच आपको ज्वाइन करना है कर लीजिए। और ये है ज्ञान सर का नंबर, अगर उनसे कुछ भी आपको कांटेक्ट करना है, कोई भी बात कहनी है तो उन्हें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और हमने कौन सा चैप्टर कवर किया था? हमने चैप्टर कवर किया था थर्ड, पीरियड ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। मौर्य काल के बाद जो रीजनल पावर्स निकल करके आए, जो छोटे छोटे राजवंश हुए, फिर उसके बाद जो बाह्य आक्रमण के बाद राजवंश आए, वो सब हमने डिस्कस किया था। अब आज हम पढ़ेंगे गुप्त काल के बारे में। ठीक है, तो मौर्य काल के बाद सबसे बड़ा जो साम्राज्य बनता है वो किसका बनता है? गुप्तों का बनता है। तो अथक सृजनशीलता का युग, एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी। ठीक है, किसको कहते हैं? गुप्ता पीरियड को कहते हैं। तो क्योंकि एनसीईआरटी है तो कोई भी लाइन एनसीईआरटी की जो है ऐसे ही नहीं होती, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है विच एज इज कॉल्ड एन एज ऑफ टायरलेस क्रिएटिविटी, तो वो होगा गुप्ता पीरियड। ठीक है, और क्योंकि स्टेटमेंट्स भी पूछता है तो यहाँ पर कालिदास का स्टेटमेंट है, किसमें लिखा है? रघुवंशम में लिखा है कि न बल के द्वारा न केवल कूटनीति से धर्म का नाश किया जा सकता है, न ही चाटुकारिता से धर्म की स्थापना की जा सकती है। राज्य की वास्तविक शक्ति विद्या और बुद्धि में निहित होती है, ना कि भोग वृत्ति में। ये किसने कहा है? कालिदास ने कहा है। कहां पर कहा है? रघुवंशम में कहा है। ठीक है, और ये रहा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य देखिए, ये पूरा गुप्त साम्राज्य है। उसके अलावा जो आसपास के एरियाज हैं उनमें कौन कौन से साम्राज्य थे, कौन कौन से राज्य थे? तो यहाँ पर कामरूप था। कामरूप कहाँ पर था? असम में। कामरूप असम को कहा जाता था, असम में कामरूप था। तो कामरूप राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति था जिसमें वर्तमान असम के कुछ भागों में शासन किया। उसके अलावा गुप्त साम्राज्य की बात करें तो अत्यंत शक्तिशाली था, जो 3रे से 6ठी शताब्दी सामान्य संवत तक, यानी 3rd to 6th AD तक समृद्ध और प्रभावशाली रहा। इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी, आज की डेट का पटना। और फिर वकाटक राज्य था, भारतीय उपमहाद्वीप के मध्य क्षेत्रों पर वकाटक थे और उनकी राजधानी नंदीवर्धन या आज की डेट का नागपुर थी। ठीक है, तो वकाटक की राजधानी क्या थी? नंदीवर्धन। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि कौन से राज्य की राजधानी कौन सी थी, नाल फॉलोइंग में भी आता है। तो नंदीवर्धन किसकी? वकाटक की। और पल्लव वंश फिर आता है सतवाहन वंश के बाद। सतवाहन हमने देखा, मौर्य के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट था सतवाहन ही था। सतवाहन के बाद जो आता है वो पल्लव आता है, और पल्लव की शक्ति प्राप्त की, कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। तो पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम की। और सतवाहन की राजधानी कौन सी थी? पहले कमेंट सेक्शन बताइएगा। हमने प्रीवियस वीडियो में ही सतवाहनों को डिस्कस किया, तो उनकी राजधानी डिस्कस करी थी। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सतवाहनों की राजधानी कौन सी थी। उसके बाद पल्लव आते हैं, उनकी आती है कांचीपुरम। और ये 9वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से उत्तरार्ध तक इन्होंने शासन किया था। राइट, और यही चार्ट आपको यहाँ पर इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एक नई शक्ति का उदय। तो 3री शताब्दी सामान्य संवत, यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व सामान्य संवत पूर्व होता है, और सामान्य संवत यानी कि सिर्फ ईस्वी। ठीक है,
तीसरी शताब्दी तक उपमहाद्वीप के उत्तर और उत्तर पश्चिम में कौन सा साम्राज्य था? कुषाण साम्राज्य, और ये उस समय दुर्बल होने लगा था। इसके पश्चात गुप्त वंश का प्रादुर्भाव हुआ। तो किसको इन्होंने, रीजन की बात करें तो उस समय रीजन में इसके पहले कौन सी पावर थी? कुषाण थे। गुप्तों का उद्भव वर्तमान उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती क्षेत्र में शासक के रूप में हुआ। तो कहाँ पे एमर्ज होते हैं? ये उत्तर प्रदेश में एमर्ज होते हैं। गुप्त काल में अनेक क्षेत्रों में प्रगति हुई, विशेष रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कला, वास्तुकला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा हमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एक्सपेंशन। ओके, दिल्ली के लौह स्तंभ पर उत्कीर्ण अभिलेख चंद्र नाम के राजा का उल्लेख करता है। दिल्ली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन दिल्ली का है, जिसपे एक चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है, जिसे जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ही कंसीडर करते हैं इतिहासकार। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और वो किसका उपासक था? तो ही वॉज द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड विष्णु, वो भगवान विष्णु का उपासक था, या पूरा गुप्त डायनेस्टी ही भगवान विष्णु की उपासक हुआ करती थी। तो अगर इन जनरल पूछा जाए कि गुप्त डायनेस्टी किसकी उपासक थी, कौन से धर्म को पेट्रोनाइज करती थी, तो वैष्णविज्म को करती थी, ठीक है। फिर वॉरियर रूलर हुआ करते थे, योद्धा शासक थे इनमें। प्रयागराज में स्थित स्तंभ अभिलेख, जिसमें प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है, ठीक है। समुद्रगुप्त का दरबार कवि था हरिसेन, उसने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयागराज में स्थित स्तंभ अभिलेख है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, उसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है। इस अभिलेख के लेखक है राजकवि हरिसेन। उनके अनुसार राजा की महत्वाकांक्षा धरणी बंद होना या संपूर्ण पृथ्वी को एक करना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन, द पोएट हरिसेन, द किंग्स एम्बिशन वाज टू अचीव धरणी बंद, ठीक है। राजा का क्या उद्देश्य था? धरणी बंद होना या यूनिफाई करना एंटायर अर्थ को, यानी कि अपने साम्राज्य में सब कुछ मिलाना। सम्राट समुद्रगुप्त ने कला, ज्ञान और व्यापार को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था। समुद्रगुप्त ने एक सिक्के पर स्वयं को वीणा बजाते हुए दर्शाया है, ठीक है। और विष्णु पुराण में साम्राज्य के प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण किस टाइम पीरियड में लिखी गई थी? तो गुप्त काल में लिखी गई थी, ये भी आपको याद रखना है। गुप्त वंश अनुगंगा, मध्य गंगा घाटी, प्रयाग वर्तमान प्रयागराज, साकेत, अयोध्या और मगध यानी वर्तमान बिहार और आसपास के समस्त क्षेत्रों पर शासन करेगा। तो कौन कौन से क्षेत्र साम्राज्य के अंदर थे, इसका उल्लेख कहां पर मिलता है? हमें विष्णु पुराण में मिलता है। और कौन कौन से क्षेत्र थे? सबसे पहले गुप्त वंश में अनुगंगा कौन सा क्षेत्र है? अनुगंगा क्षेत्र है मध्य गंगा की, मिडिल गंगा की जो वैली है वो अनुगंगा कहलाता था। प्रयाग यानी प्रयागराज, साकेत अयोध्या को कहते थे, और मगध यानी कि वर्तमान का जो बिहार वाला रीजन है वो गुप्त वंश के अंदर होता था, ठीक है। फायान, इसे फाशियान या फायान भी बोलते, ठीक है। फायान भी अगर ऐसे लिखा हो तो सही है। तो गुप्त युग में भारतीय समाज का विषय फायान का वर्णन, तो फायान आया था। तो चीनी यात्री फायान 5वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ में भारत आता है, ठीक है। कब आता है? 5वीं शताब्दी में फायान भारत आता है। और फायान ने संपूर्ण भारत में व्यापक रूप से यात्रा की और यहाँ की संस्कृति, शासन व्यवस्था और समाज को देखा और अनुभवों को लिखा, जो कि क्या कहलाते हैं? सी यू की, ठीक है। फायान का जो ट्रैवलॉग है उसको क्या कहते हैं? सी यू की, ठीक, ये भी आपको याद रखना है, सी यू की। फायान ने लिखा था और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, संस्कृति कैसी है, समाज कैसा है, उस टाइम में उसने बताया था। और उसने क्या बताया? लोग अत्यधिक संख्या में हैं और लोग प्रसन्न हैं। जो लोग राजकीय भूमि पर खेती करते हैं वे अपने अनाज का एक भाग सरकार को देते हैं, ये फायान ने सीयूकी में बताया। और साम्राज्य के मध्य में नगर सबसे बड़े हैं और निवासी जो है समृद्ध, दयालु और धर्मनिष्ठ है, ठीक है। और सीयूकी ने लिखी थी। और किसके टाइम पीरियड में भारत में आया था फायान, ये भी आपको याद रखना है। फायान कब भारत आया था? तो फायान आया था विक्रमादित्य के टाइम पीरियड में, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड में फायान भारत आया था, ठीक है। ये टाइम भी आपको याद रखना है। जाती थी अपने यात्रा वृत्तांत में फायान ने चंडालों के साथ हुए कठोर व्यवहार का भी वर्णन किया है, ठीक है। चंडाल कौन होते थे? जिन्हें
कृत माना जाता था, नगर की सीमा के बाहर रहते थे, उन्हें चंडाल कहा जाता था और वो जो है बहुत ज्यादा उनके साथ कठोर व्यवहार किया जाता था। ये फाहियान ने इस युग में बताया है। ठीक, और ये यहाँ पर हमको मैप देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे जो भी रिवर्स वगैरह देखने को करने के लिए युद्ध किए, कूटनीति की और गठबंधन सहित विभिन्न रणनीतियों का प्रयोग किया। तो इन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई बहुत सारी, इसमें वॉर थी, डिप्लोमेसी थी, अलायंसेस थे, ठीक है, उनके साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए। गठबंधन के अंतर्गत वैवाहिक संबंध भी थे, यानी ये मैट्रिमोनियल अलायंस भी किया करते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती थी, जिनका लोक निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रभावती गुप्त जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इन्होंने भगवान विष्णु और उनके अवतारों को समर्पित 7 मंदिरों का निर्माण कराया था। इनमें से कुछ मंदिर वर्तमान महाराष्ट्र के रामगिरी में, रामटेक पहाड़ी में अभी भी मौजूद हैं। राइट, फिर गुप्त साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभाजित था। इन प्रांतों में स्थानीय शासक, पुरोहित और मुखियाओं को भूमि दान में दी जाती थी। ठीक है, तो बहुत सारे जो ब्राह्मण थे उनको दान में भूमि दी जाती थी, जिसमें उनको कर भी नहीं देना पड़ता था। ये भी आपको याद होना चाहिए। और अनुदानों को सटीक रूप से संरक्षित करने के लिए ताम पत्रों यानी तांबे की पट्टियों पर लिपिबद्ध किया गया था। जो भी ग्रांट्स होते थे उनको रिकॉर्ड किया जाता किस पे, कॉपर प्लेट पर। यह व्यवस्था गुप्त शासकों को उचित कर संग्रह करने, कुशलता पूर्वक शासन करने, स्थानीय मुखियाओं को अपने क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में सहायक होती थी। फिर प्रतिशासक या प्रतिशासिका, रेजेंट रूलर कौन होता था? वो व्यक्ति होता था जो अल्प वयस्क राजा के स्थान पर, जो कि किसी माइनर राजा के जगह पर शासन करता था जब तक कि वो वयस्क ना हो जाए। अगर हम ट्रेड की बात करें, समृद्ध व्यापार होता था इनके काल में। तो गुप्त शासकों ने राजस्व का प्रारंभिक स्रोत भूमि कर था। ठीक है, इनका रेवेन्यू सबसे पहले कहां से आता था? सबसे बड़ा सोर्स कौन सा था? तो लैंड टैक्स हुआ करता था। अन्य स्रोतों की बात करें तो दंड शुल्क यानी कि फाइन्स होते थे, देन माइनिंग खदान होती थी, देन सिंचाई इरिगेशन और ट्रेड एंड क्राफ्ट टैक्सेस जो होते थे वो शामिल थे। इस राजस्व का उपयोग प्रशासन, सेना को बनाए रखने, मंदिरों और आधारभूत ढांचों के निर्माण करने, विद्वानों और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए किया जाता था। तो दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनिंग द आर्मी, बिल्डिंग टेम्पल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनकरेजिंग स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट्स। और गुप्त काल में भारत ने भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी जो मेडिटेरेनियन वाला रीजन था वहां पर दक्षिण पूर्व एशिया और चीन के साथ व्यापार भी किया था। तो कहां कहां के साथ इनका व्यापार था? मेडिटेरेनियन वाला रीजन जो था, भूमध्य सागर वाला जो क्षेत्र था वहां, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ और साथ ही साथ चाइना के साथ भी इनका व्यापार होता था, जिसमें कि कपड़ा, मसाले, हाथी दांत से बने आभूषण और रत्नों का निर्यात करते थे। यानी एक्सपोर्ट किन किन चीजों का होता था? तो टेक्सटाइल का होता था, स्पाइसेस का होता था, आइवरी ज्वेलरीज का होता था और जेम्स का एक्सपोर्ट हुआ करता था। ठीक है, भूमध्य सागरीय बाजारों के मार्ग से एक महत्वपूर्ण पड़ाव सोक्रोटा आइलैंड तक जो था, जो सामरिक रूप से अरब सागर में स्थित था। तो एक इनका स्टॉप हुआ करता था मेडिटेरेनियन के रास्ते में, कौन सा? सोक्रोटा आइलैंड। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और ये जो सोक्रोटा आइलैंड था, ये इंडियन ओशन में व्यापार द्वारा सांस्कृतिक आदान प्रदान को समृद्ध बनाए जाने का प्रमाण यहाँ से हमें मिलता है। अब ये जो टाइम पीरियड था, ये न्यू आइडियाज और अचीवमेंट्स यानी नवीन विचारों और उपलब्धियों का युग भी कहा जाता है। गुप्त शासकों ने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय और कई अन्य बौद्ध विहारों सहित बौद्ध संस्थानों को संरक्षण दिया था। और गुप्त काल के अंतर्गत शांति और स्थिरता लंबे समय तक बनी रही थी। काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया था और जिसके विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियों का प्रोत्साहन दिया। यही कारण कुछ इतिहासकारों ने इस अवधि को उत्कृष्ट युग या फिर इसे बेस्ट एज कहा है। और भारत को सोने की चिड़िया भी इसी टाइम पीरियड के दौरान कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? ये भी एग्जाम में पूछता है, तो कुमार गुप्त ने करी थी। ठीक है, कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और इसको कुमार गुप्त को क्या कहते थे? शक्रादित्य भी कहते थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि कुमार गुप्त को क्या कहा जाता था? कुमार गुप्त को शक्रादित्य भी कहा जाता था। ठीक है, शक्रादित्य भी कुमार गुप्त को कहा जाता था।
उसके बाद इसी समय में कालिदास ने कई सारी रचनाएं करी और कई पुराणों की रचनाएं भी इसी समय में हुई थी। ठीक है, पुराणों की जो रचना है वो भी इसी समय में गुप्त काल के दौरान हुई थी। आर्यभट्ट और वराहमिहिर ने गणित और खगोल विज्ञान में भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। ठीक है, वराहमिहिर और आर्यभट्ट ने मैथमेटिक्स में अपना योगदान दिया था। अभी हम सब एक टेबल के फॉर्म में पढ़ेंगे, मैंने यहाँ स्लाइड लगाई हुई है आगे। अभी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो हम पढ़ते चल रहे हैं। और धातु विज्ञान में भी यानी मेटलर्जी में भी बहुत सारी प्रगति हुई थी, जैसे हमने जंग रोधी लोह स्तंभ के उदाहरण में देखा है। तो हमने देखा है एक रस्ट रेजिस्टेंट आयरन पिलर। ठीक है, और इस स्थिरता ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया, जिससे राज्य ने विद्वानों, कलाकारों और वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन दिया। अब सबसे पहले इंसानों की खाने की समस्या खत्म होगी, इकोनॉमी सही होगी, रहने पहनने की समस्या खत्म होगी, तब वो किसी और चीज पर ध्यान दे पाएंगे। तो गुप्ता टाइम में क्या था कि लोगों के पास खाना भी था, उनके पास अच्छा रहन सहन भी था, अच्छे कपड़े भी थे, घर भी था। तो अब उन्होंने किस चीज में अपना टाइम लगाना शुरू करा, किस चीज में इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा, कला में, विज्ञान में। इसी वजह से यहाँ पर कला विज्ञान सब कुछ बहुत ज्यादा हमें व्यापक देखने को मिलता है। फिर फलस्वरूप संस्कृति और बौद्धिक विकास संभव हुआ। ठीक है, तो यहाँ जो है अर्थव्यवस्था स्थिर थी, राज्य में विद्वानों, कलाकारों, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहन भी दिया और सांस्कृतिक और बौद्धिक विकास फिर हुआ, क्योंकि स्टेट ने पेट्रोनाइज किया। अब आर्यभट्ट की बात करें तो 500 ईस्वी में तत्कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन था? कुसुमपुरा। कुसुमपुरा कहाँ है? आज की डेट में आधुनिक पटना के पास है ये। और उस टाइम पर आर्यभट्ट यहाँ पर पढ़ते थे, तो इनकी प्रसिद्ध रचना आर्यभट्टीय जो गणित, ये यहाँ पर रहते थे। ठीक है, आर्यभट्ट कहाँ रहते थे? कुसुमपुरा में रहते थे। कहाँ है? पटना के पास है। करीब 500 ईस्वी की बात है। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? आर्यभट्टी है, जो गणित और खगोल विज्ञान पर आधारित है। आर्यभट्टीय जो है आर्यभट्ट की रचना है। इट इज बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। उन्होंने सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की गति की गणना हेतु सूत्र लिखे हैं। ठीक है, उन्होंने फॉर्मूलास लिखे हैं सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की जो गति है, जो स्पीड है, उनकी गणना के लिए। और प्रस्तावित किया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है, ना कि सूर्य के चारों ओर, जिसकी वजह से दिन रात होते हैं। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर काटती है तो क्या होता है? साल बदलता है, और वो अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए दिन और रात हो रहे हैं। पृथ्वी ऐसे अपनी धुरी पर डेली घूम रही है, तो दिन और रात हो रहे हैं, और साथ ही साथ वो सूर्य के चारों ओर घूम रही है। जब एक चक्कर पूरा करती है तो एक साल का टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उन्होंने एक वर्ष की अवधि कितनी बताई? 365 दिन बताई, और 6 घंटे 12 मिनट और 30 सेकंड के समतुल्य बताई। कितना प्रिसाइज उन्होंने बताया? 365 दिन, 6 घंटा 12 मिनट और 30 सेकंड। और इसी वजह से हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है, एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज की डेट के बहुत निकट है। आज की डेट में कितना साइंटिस्ट ने निकाला? 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड, और उन्होंने बताया था 6 घंटे 12 मिनट। तो बहुत आसपास उन्होंने एग्जैक्ट बताया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने पृथ्वी के आकार का उचित अनुमान और सूर्य और चंद्र ग्रहण की एक सटीक व्याख्या भी करी है। उसके बाद वराहमिहिर का नाम आता है। ये गणितज्ञ थे, खगोल शास्त्री थे और ज्योतिष भी थे। ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे उज्जैनी में। उज्जैनी में, ठीक है, उज्जैन जो आज का है, उज्जैनी में। इन्होंने बृहद संहिता नाम के ग्रंथ की रचना करी। तो इंपॉर्टेंट है, बृहद संहिता किसने लिखा है? वराहमिहिर ने लिखा है। उसमें क्या लिखा हुआ है, किस पर ये बेस्ड है? तो इसमें खगोल विज्ञान और ज्योतिष से लेकर मौसम का पूर्वानुमान, वास्तुकला, नगर नियोजन, कृषि जैसे विषयों की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। तो बृहद संहिता में क्या क्या है? इट इज अ ट्रेटाइज दैट प्रोवाइड्स डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन सब्जेक्ट्स रेंजिंग फ्रॉम एस्ट्रोनॉमी से लेकर एस्ट्रोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, आर्किटेक्चर, अलंकारिक काव्य के लिए प्रसिद्ध हुए। ठीक है, he became famous for संस्कृत लिटरेचर एंड रिटोरिकल पोएट्री। और मेघदूतम, कालिदास की मेघदूतम उनकी एक प्रसिद्ध रचना है। और मेघदूतम में क्या है? यक्ष एक उड़ते मेघ के माध्यम से अपनी प्रेयसी को संदेश भेजता है। मेघदूतम में यह काव्य भारत के भूदृश्य और ऋतुओं का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत करता है। और आयुर्वेद को गुप्त काल में संहिताबद्ध किया गया था। तो आयुर्वेद कब बना? आयुर्वेद गुप्त काल में संहिताबद्ध आधारित है। ठीक है, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। और ये ग्रंथ जो है ये रोगों के वर्गीकरण, उनके निदान, उपचार और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में आहार के महत्व को और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी तकनीक जैसे अनेक विषयों पर जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, सर्जिकल टेक्निक्स पर जानकारी प्रदान करते हैं। फिर संहिताबद्ध, तो व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से लिखा हुआ। संहिताबद्ध का कोडिफाइड का क्या मतलब होता है?
सिस्टमैटिक और ऑर्डरली मैनर। कभी जैसे कि वेद वगैरह लिखे जाते थे, पुराण वगैरह लिखी जाती थी, तो इन्हें जो स्टूडेंट्स होना उन्होंने बस रफ नोट्स बनाए, तो आप कह सकते हैं कि क्लास में रफ नोट्स जो बने थे पहले समय में, उनको फेयर कब किया गया, उनको फेयर किया गया गुप्त काल में। ठीक है, जैसे हम लोग कॉलेजेस में, स्कूल्स में मैम लेक्चर देती हैं, टीचर लेक्चर देते हैं, तो रफली नोट कर लेते हैं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लेते हैं, कुछ अपना ट्रिक बना के नोट कर लेते हैं, बट बाद में जब हम उसको अपना प्रॉपर नोट्स बनाते हैं तो उसको साफ साफ लिखते हैं ना, अलग अलग कलर के पेन से हेडिंग वगैरह बना के, तो बस वही होता है कोडिफिकेशन। देन क्वेस्ट ऑफ द ब्यूटी, सौंदर्य की खोज। तो गुप्त शासकों ने एक ऐसा अनुकूल वातावरण प्रदान किया जिसमें रचनात्मकता और शिल्प कौशल का उन्होंने जो है बहुत ज्यादा उसको पेट्रोनिज्म प्रदान किया। इस समय कला के अनेक प्रमुख केंद्र उभरे। ठीक है, बहुत सारे जो सेंटर ऑफ आर्ट निकल करके आए, जिसमें उत्कृष्ट बुद्ध मूर्तियों के लिए विख्यात है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के पास है। और अजंता की गुफाएं, ठीक है, अजंता की गुफाएं भी इसी समय में, उसके अंदर जो कलाकारी हुई है इसी टाइम पीरियड की हुई है। मध्य प्रदेश के उदयगिरी में चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी इसी काल की उत्कृष्ट कला के उदाहरण है। ठीक है, रॉक कट केव, स्टैच्यू ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस इन उदयगिरी केव्स। और अजंता की गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी सामान्य संवत पूर्व से लेकर के 480 सामान्य संवत के मध्य हुआ है। तो बहुत लंबे समय में जो है सेकेंड सेंचुरी बीसी से लेकर के 480 एडी के दौरान इन गुफाओं का निर्माण हुआ। इतने लंबे पीरियड के दौरान सोचिए। फिर गुप्त वंश का पतन भी हो जाता है। हर वंश एक अपने पीक समय पर आता है, फिर उसका पतन होता है। कुछ कारण थे, जैसे सबसे पहला था बाह्य आक्रमण, जैसे कि हुणों का आक्रमण, और शक्तिशाली क्षेत्रीय शासकों का उदय हो जाता है। ठीक है, तो इनकी जो कन्फ्लिक्ट होती है वो चालू हो जाती है। और गुप्त काल के दौरान जो है दक्षिण और पूर्वोत्तर में शासन सत्ता, तो दक्षिण और पूर्वोत्तर में भी शासन कैसा चल रहा था हम देखेंगे। तो जब उत्तर भारत में गुप्त शासन था, नॉर्थ इंडिया में गुप्ता थे, उस समय दक्षिण में कौन थे? पल्लव थे। पल्लव एक शक्तिशाली राजवंश था दक्षिण इंडिया का। मेरा हिंदी इंग्लिश पता नहीं कैसे कंबाइन हो जाता है, साउथ इंडिया का। ठीक है, दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में पल्लव हुआ करते थे, जिनका साम्राज्य विस्तार आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में था। तो काफी ज्यादा इनका एम्पायर भी एक्सटेंडेड था पल्लवों का। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सतवाहनों के अधीन थे पल्लव, और सतवाहनों के पतन के बाद उन्होंने जो है अपने राज्य का, और उन्होंने भव्य मंदिरों और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। तो पल्लवों ने क्या किया था? उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया था मैग्निफिसेंट टेम्पल्स का और रॉक कट केव्स का। ठीक है, फिर पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम थी, जो वर्तमान में प्राय 1000 मंदिरों का नगर के रूप में जानी जाती है। तो 1000 मंदिरों का नगर है कांचीपुरम। और दक्षिण में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में कांचीपुरम विकसित हुई। और सतवाहन काल के दौरान स्थापित घटिकाएं क्या होती थी? घटिका होते थे सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जो टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है उसमें पूछा जा सकता है कि जो पल्लव सतवाहन थे उनके काल में घटिका क्या होते थे? तो घटिका होते थे शिक्षा के केंद्र। तो घटिकाओं ने शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए एक वातावरण का निर्माण करा था सतवाहन काल में। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्मन राजवंश था। कौन सा राजवंश था पूर्वोत्तर में? वर्मन राजवंश था। और कामरूज साम्राज्य था ब्रह्मपुत्र घाटी में, वर्तमान असम में, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक ये विस्तृत हुआ करता था। तो साउथ में कौन थे? पल्लव थे, और गुप्ता डायनेस्टी के साथ साथ। और यहाँ पर हमारे पूर्व में यानी ईस्ट में कौन थे? ईस्ट में हमें देखने को मिलते हैं कामरूप किंगडम। ठीक है, और कामरूप किंगडम को कौन डायनेस्टी रूल करती थी? तो वर्मा डायनेस्टी रूल करती थी। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का एक प्राचीन नाम क्या था? प्राग ज्योतिष था। ब्रह्मपुत्र घाटी को पहले क्या कहते थे? प्राग ज्योतिष कहते थे। अगेन ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, महाभारत में प्राग ज्योतिष यानी आधुनिक असम के शासक भगदत्त का उल्लेख मिला है। ठीक है, भगदत्त प्राग ज्योतिष का एक शासक था, और महान युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ने वाले योद्धा के रूप में ये जो है मेंशन है। कहां पर? महाभारत में। और कामरूप साम्राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, और यहाँ मंदिर और मठ शिक्षा के केंद्रों के रूप में विकसित हुए थे। जो टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज थी ये सेंटर ऑफ लर्निंग बने। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट में हमको देवगढ़ का मंदिर मिलता है जो कि है उत्तर प्रदेश में, और राइट में विष्णु का टेम्पल मिलता है जो कि ये दशावतार टेम्पल में है। तो देवगढ़ टेम्पल यूपी में, ये भी गुप्ता टाइम पीरियड में बना था। ये दशावतार
टेम्पल है, ठीक है। फिर दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये गुप्त काल का मंदिर है, इसमें शेषनाग पर विष्णु को दर्शाया गया है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये मंदिर बाहर से है, देवगढ़ मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर जो शेषनाग पर विष्णु यूपी में, ठीक है। और ये इस अवधि में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं गुप्त और वकाटक राजवंशों के सहयोग से बनाई गई थी। और अजंता की गुफाओं में क्या है, अजंता गुफाओं में हमें बोधिसत्व पद्मपाणि का एक चित्र देखने को मिलता है, यानी बुद्धा का एक स्टैचू है, ठीक है। उदयगिरी गुफाओं और सांची के पास गुप्तकालीन मंदिर दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। पल्लव और कामरूप दोनों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पल्लव और कामरूप दोनों का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है, जिसे हरिसेन ने लिखा था। और दक्षिण भारत के अभियान के समय समुद्रगुप्त ने एक पल्लव शासक को पराजित किया था, परंतु इस क्षेत्र को अधिकार में नहीं लिया था। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। फिर पूर्वोत्तर में भी समुद्रगुप्त ने कामरूप के शासक को युद्ध में हराने के उपरांत उसका राज्य सीधे नियंत्रण में नहीं लिया था। तो बेसिकली समुद्रगुप्त की जो है ये पॉलिसी हुआ करती थी कि वो राजाओं को पराजित तो करता था पर उनका क्षेत्र अपने अधिकार में नहीं लेता था। तो गुप्त काल उल्लेखनीय प्रगति का काल था, ठीक है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट है कि गुप्ता पीरियड वाज अ पीरियड ऑफ रिमार्केबल प्रोग्रेस। इसके परिणाम हमें जो है शताब्दियों तक कला, विज्ञान, साहित्य और प्रशासन को प्रभावित करते रहे, ठीक है। The result influenced art, science, literature and governance for centuries। और गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति हुई थी। इस काल में बने भव्य मंदिर और संस्कृत साहित्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। गुप्त शासकों ने एक स्थिर और समृद्ध समाज का निर्माण किया और उसने भविष्य के शासकों के लिए एक मानक स्थापित किया। विरासत आज भी भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और आदर्शों में जीवित है। तो ये बात रही गुप्ता डायनेस्टी की, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अपने शॉर्ट नोट्स में गुप्ता डायनेस्टी देखेंगे। कुछ भी नोट करना हो यहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। तो गुप्त वंश की बात करें तो 319 से 550 ईस्वी तक इनका समय रहा। संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, ठीक है। श्री गुप्त जो है वो गुप्ता डायनेस्टी का संस्थापक था। इनका क्षेत्र कौन सा था, नॉर्थ इंडिया था, विशेष रूप से मगध वाला एरिया था। इस काल को भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है। कला, साहित्य, विज्ञान और अर्थव्यवस्था में यहाँ अत्यधिक विस्तार हमें देखने को मिलता है। श्रीगुप्त संस्थापक था, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनको अब हम देखेंगे। गुप्त वंश के संस्थापक थे, छोटे क्षेत्र पर शासन किया और उपाधि कौन सी थी, महाराज। महाराज की जो गुप्त शासक थे, महाराज, अधिराज, इस टाइप की उपाधि लिया करते थे। उसके बाद सेकंड नंबर पर घटोत्कच आता है, श्रीगुप्त के पुत्र थे, इनके पास ही महाराज की उपाधि थी, इन्होंने वंश को और मजबूत किया। देन चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इनका टाइम पीरियड था 319 से 335 तक का और इन्हें रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को, चंद्रगुप्त प्रथम को, ठीक है। कुमार देवी से विवाह किया, राजनीतिक गठबंधन किया और महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त और शासनकाल था 305 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इनके बारे में जो पता चलता है वो हमें इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है। इनकी विजय नीति थी दिग्विजय, जो कि इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में इन्होंने यूज करी थी। दक्षिण पथ अभियान इन्होंने चलाए थे, कई राज्यों को हराकर अपने अधीन करा था। कुछ राज्यों को हराया था राजाओं को, तो उनका राज्य नहीं भी लिया था, ठीक है। देन चंद्रगुप्त द्वितीय, शासनकाल 375 से 415 ईस्वी तक का है और विक्रमादित्य की उपाधि इनके पास थी। सबसे ज्यादा चरम पर गुप्त साम्राज्य के समय में था। इन्होंने शकों को हराया, उज्जैन महत्वपूर्ण केंद्र बना और नौ रत्न थे इनके दरबार में, जिनमें कालिदास प्रमुख कवि थे, चीनी यात्री फाहियान आया था। स्कंदगुप्त अंतिम शक्तिशाली शासक थे, हुणों के आक्रमण को रोका। इसके बाद जो है गुप्त वंश का पतन हमें देखने को मिलता है। प्रशासन की बात करें गुप्त वंश की तो यहाँ पर राजतंत्र या मोनार्की थी, राजा सर्वोच्च हुआ करता था, सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था। प्रशासनिक विभाजन देखें तो भुक्ति क्या होता था, प्रोविंस, ठीक है। प्रांत को कहते थे भुक्ति, विषय डिस्ट्रिक्ट को कहते थे, विधि कहते थे सब डिस्ट्रिक्ट को और ग्राम कहते थे विलेज को,
अधिकारियों की बात करें तो उपारिक गवर्नर था। विषयपति कौन था? डिस्ट्रिक्ट हेड था। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट विषय और विषयपति डिस्ट्रिक्ट हेड। देन ग्रामिक था विलेज का हेड, ग्राम से ग्रामिक, ग्रामिक था विलेज का हेड। भूमि दान की प्रथा प्रचलित थी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो मुख्य आधार था कृषि, आय का मुख्य स्रोत था भूमि कर। ये मैंने एक ऐप से बना के ये कन्वर्ट करा है, तो उसमें जो हाफ हाफ वाले जो अक्षर होते हैं, आधे आधे वाले, वो नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं उसको कंप्लीट करती जा रही हूँ। सिल्क रूट से व्यापार होता था और सोने के सिक्के दिनार कहलाते थे और आर्थिक समृद्धि का प्रमाण हमें यहाँ पर मिलता है। शिक्षा और साहित्य की बात करें तो शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था। भाषा संस्कृत मुख्य भाषा थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। गुप्त काल में मुख्य भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। प्रमुख विद्वान कौन थे? कालिदास थे, उन्होंने लिखा अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत। विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। और विज्ञान और तकनीक की बात करें तो आर्यभट्ट थे, उन्होंने पाई का मान निकाला था। पाई का मान कितना होता है? 22/7 या फिर 3.14 पाई का यूनिवर्सल मान होता है। ठीक है, पृथ्वी गोल है और घूमती है, ये बताया वराहमिहिर ने। बृहद संहिता गणित की है और दशमलव प्रणाली चुने का विकास हुआ। ठीक है, फिर कला वास्तुकला की बात करें तो अजंता में गुफा चित्र बने, बुद्ध की मूर्तियां थी। फिर बुद्ध प्रतिमाएं सारनाथ शैली में बनी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी शैली यूज हुई थी? सारनाथ शैली। मंदिर वास्तुकला, दशावतार मंदिर बना। सिक्के जो है कलात्मक डिजाइन वाले हुआ करते थे। धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म मुख्य था और उसमें भी वैष्णव धर्म था और धार्मिक सहिष्णुता थी, रिलीजियस टॉलरेंस थी। बुद्धिज्म और जैनिज्म को संरक्षण भी मिला था और अश्वमेध यज्ञ किए गए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ भी हुए थे। तो यहाँ पर ये हमें टाइम पीरियड देखने को मिल रहा है। ये टाइम पीरियड पूरा 300 से 600 ईस्वी तक का है। अब 300 ईस्वी के में यहाँ पे 350 ईस्वी का टाइम पीरियड किसका? समुद्रगुप्त का है। 400 का चंद्रगुप्त द्वितीय का है, प्रभावती गुप्त से शादी होती है। 400 ये आई गेस यहाँ पर 440 के आसपास कालिदास का टाइम पीरियड यहाँ पर है, कालिदास की रचनाएं। आर्यभट्ट का टाइम पीरियड है 500, फिर 550 वराहमिहिर, फिर 600 के बाद आगे चलता है। और यहाँ पे 300 करीब अराउंड 200 से लेकर के 500 तक वकाटक रहते हैं। 350 से लेकर के 600 तक कामरूप रहता है। फिर 300 से लेकर के 500 के करीब गुप्त साम्राज्य रहता है। फिर पल्लव रहते हैं 300 से लेकर के 600 तक। तो ये टाइम पीरियड ऐसे आपको देखने को मिलता है। ये पूरा चार्ट जो है मेंशन है आपके एनसीईआरटी में। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर 5, भौगोलिक क्षेत्र कैसे पावन होता है। ठीक है, तो एक ये नॉर्मल सा चैप्टर है। भगवत पुराण में कहा गया है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, सभी प्रकार के जीव जंतु, दिशाएं, वृक्ष तथा पौधे, नदियां और समुद्र परमेश्वर के शरीर के अंग हैं। ठीक है, तो द स्काई, द एयर, फायर, वाटर, अर्थ, प्लैनेट्स, ऑल काइंड ऑफ लिविंग बीइंग्स, डायरेक्शंस, ट्रीज एंड प्लांट्स, रिवर्स एंड ओशंस आर पार्ट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स बॉडी। सब कुछ भगवान का अंग बताया गया है किसमें? भगवत पुराण में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज हैं, शब्दावलियां हैं, जैसे कि पावन स्थल। तो पावन स्थल क्या होता है? किसी स्थल को पावन इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका संबंध किसी दिव्य, पावन, स्मृति या आध्यात्मिक व्यक्ति या आकृति से होता है, तो उसे क्या कहेंगे? पावन स्थल कहेंगे। जैसे कि मंदिर है, उन्हें पावन स्थल क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान वहां पर स्थापित है। तो पावन स्थल इसलिए होता है क्योंकि किसी दिव्य, पावन, स्मृति या आध्यात्मिक व्यक्ति से अगर किसी चीज का संबंध हुआ, जैसे कि कैंची धाम, वहां पर कौन था? वहां पर बाबा नीम करोली थे, तो इसलिए वो एक पावन व्यक्ति थे, तो उनकी स्मृति में बना हुआ है वो स्थल, तो इसलिए पावन स्थल माना जाता है इसी टाइप से। ठीक है, फिर तीर्थ यात्रा। तो पावन स्थल की यात्रा को तीर्थ यात्रा कहते हैं। धर्म या मत विश्वास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे अमरनाथ यात्रा हो गई, केदारनाथ यात्रा हो गई, तो सारी तीर्थ यात्राएं हैं। पावन अवशेष, किसी संत या आध्यात्मिक व्यक्ति के जो शरीर के अंश या उससे संबंधित वस्तुएं हैं, जब सम्मान के साथ उन्हें रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? पावन अवशेष। जैसे कि स्तूप हो गए, बुद्ध के रेलिक्स रखे हुए हैं वहां पर, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के रेलिक्स रहते हैं। फिर होता है तीर्थ। तीर्थ है शाब्दिक अर्थ दृष्टि से तीर्थ वह स्थान है जहां नदी या जल के किसी स्रोत को पार किया जाता है। ठीक है, अगर हम शाब्दिक दृष्टि से देखें, लिटरली देखें, तो पिलग्रिमेज क्या है? प्लेस वेयर अ रिवर और वाटर सोर्सेस क्रॉस्ड। ठीक है,
रिवर या कोई वाटर सोर्स अगर क्रॉस किया जाता है तो उसे हम कहते हैं तीर्थ। तो प्रतीकात्मक दृष्टि से तीर्थ वह स्थान है जहाँ कोई जिज्ञासु अपने सामान्य जीवन के उच्च और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है। ऐसे स्थानों को अत्यंत श्रद्धा और पावनता के साथ देखा जाता है, जैसे कि हम बोलते हैं तीर्थराज प्रयाग। ठीक, फिर सैंक्टिटी या पावनता क्या होती है? पावनता क्या होती है? तो पावनता का तात्पर्य है समस्त धार्मिक और आध्यात्मिक भावों से है, जो पावन और दिव्य हो और आदर और श्रद्धा के योग्य हो। पावनता केवल धर्म या आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई नहीं होती, अपितु भारत के संदर्भ में निश्चित भूभाग, विविध परंपराओं और अन्य विषयों से भी जुड़ी होती है। भारत में प्राय सभी प्रकार के विचारों और धर्मों के अपने अपने पावन स्थल होते हैं। तो सैक्रेडनेस क्या होती है? ऑल रिलीजन एंड स्पिरिचुअल सेटलमेंट्स दैट आर spiritual sentiments that are sacred and divine, worthy of respect and reverence. In the context of India, sanctity is not only associated with religion or spirituality, but also with specific territories, various traditions, and other topics. Almost all schools of thoughts and religion have their own sacred sites in India. तो पावन, जैसे हमने देखा पावन स्थल, उसी तरीके से पावनता। तो ये सब तो आई गेस सिंपल है, आप खुद ही समझ सकते होगे, बट यहाँ पर बस डेफिनेशन लिखी हो तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर बौद्ध धर्म के संदर्भ में वह स्थल पावन माने जाते हैं जहां महात्मा बुद्ध गए थे, जहां वो गए थे वो स्थल भी पावन है, जैसे कि हो गया सारनाथ हो गया, ठीक है, और उनके अवशेष जहाँ रखे हैं वो भी पावन है। जैसे सांची का स्तूप जहाँ पावन अवशेष संरक्षित है, बोध गया जहाँ महाबोधि स्तूप है, जहाँ बौद्ध परंपरा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो ये सारे जो स्थान है ये पावन माने जाते हैं बौद्ध धर्म में, ठीक है। सिख धर्म में तख्त आध्यात्म का आधिकारिक केंद्र है, जैसे तख्त श्री पटना साहिब, अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर, ठीक है, केशगढ़ साहिब, ये स्थल सिख धर्म में महान गुरुओं से संबंधित है। और सिख परंपरा में उन स्थानों को भी पावन माना जाता है जहां गुरुओं ने यात्रा की थी, जैसे गुरु नानक ने हरिद्वार में यात्रा की थी, प्रयाग में की थी, मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, पुरी के अतिरिक्त मुसलमानों के पावन स्थलों की भी यात्रा करी थी। तो भारत आदिकाल से तीर्थ यात्राओं का देश रहा है। संपूर्ण देश में ये प्राचीन स्थल बर्फीले हिमालय जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक स्थित है। ऐसा क्या है जो हमारे लोगों को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए आकर्षित करता है? यह एक देश और संस्कृति की भावना है। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में स्टेटमेंट दिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन। India has been a land of pilgrimage since time immemorial. These ancient sites are located throughout the country, from the snow-capped Himalayan mountains such as Badrinath, Kedarnath, and Amarnath to Kanyakumari in the south. What draws our people to visit pilgrimage site from north to south and south to north? It is the spirit of one country and one culture. तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू का है, ठीक है। अब तीर्थ यात्राओं की अगर हम बात करें, पिलग्रिमेज की अगर हम बात करें, तो जैन परंपरा में तीर्थ किसे कहते हैं? उन पावन स्थलों से संबंधित है जहां तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया था, जहां उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई विशेष घटनाएं घटी थी, जैसे कि माउंट आबू, गिरनार और सौराष्ट्र की संतृजय पहाड़ी, ठीक है। उसके अलावा केरल का साबरीमाला मंदिर अयप्पा देवता को समर्पित है। महाराष्ट्र में पंढरपुर वारी परंपरा 800 साल पुरानी है। वारी का तात्पर्य वार्षिक तीर्थ यात्रा से है जो नियमित रूप से होती है। तीर्थ यात्री विशाल समूह में 21 दिनों तक पंढरपुर से प्रसिद्ध विठोबा मंदिर की यात्रा करते हैं। तो पंढरपुर वारी परंपरा कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। तो कल्चर के टॉपिक में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा, के रूप में पूजे जाते हैं। ये परंपरा उस समझ पर आधारित है जो यह मानती है कि प्रकृति के कण कण में दैवी उपस्थिति है अथवा पृथ्वी माता या भूदेवी है, ठीक है। तो जब हम बाकी चीजों की पूजा करते हैं, जैसे कि पत्थर की भी कभी कभी पूजा करते हैं, तो वो किस लिए होता है कि हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो प्रकृति में जो एक भी कण है वो सब कुछ दैवीय है, वो सब कुछ भगवान से निकला हुआ है, इसलिए हर चीज पूजनीय है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विष्णु जी के वराह अवतार को हमने दिखाया हुआ है। भगवान विष्णु का वराह अवतार है, एक दैत्य का संहार कर रहे हैं तथा भूदेवी पृथ्वी माता की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें भगवान विष्णु की कोहनी पर बैठे हुए दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी देवी को कहा भगवान विष्णु की कोहनी पर बैठे हुए दर्शाया गया है। फिर डोंगरिया खोंड जो जनजाति है झारखंड की, ये नियमगिरी श्रृंखला में स्थित नियम डोंगर पहाड़ी उनके लिए पावन है। उनके अनुसार यह पहाड़ी नियम राजा देवता का निवास है जहां वृक्ष काटना प्रतिबंधित है। तो डोंगरिया खोंड जनजाति के लिए तो झारखंड की नियमगिरी श्रृंखला में स्थित नियम डोंगर पहाड़ी पावन है, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु की जो नीलगिरी श्रृंखला, इसमें तोडा नामक की
जनजाति रहती है। अच्छा, ये आपसे ज्योग्राफी के ट्राइब्स वाले सेक्शन में भी पूछा जा सकता है कि खोंड जनजाति कहाँ है, झारखंड में है, और तोंडा तमिलनाडु में, ठीक है। और सिक्किम सरकार ने अनेक पावन पर्वत, गुफा, झील, चट्टान, उष्ण जल स्रोतों जिससे उन्हें कभी किसी से भी हानि से बचाया जा सके, तो अनेक पावन पर्वत, गुफा, झील, चट्टान और उष्ण जल स्रोतों को चिन्हित किया है, ठीक है, किसने, सिक्किम की सरकार ने। पावन भूभाग से अवगत होना, तो हिंदू 4 धर्मों की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, 4 धामों की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं, और ये 4 पावन स्थल सुनियोजित रूप से भारत के दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम में स्थापित है। जो 4 धाम है वो 4 दिशाओं में स्थापित है। 12 ज्योतिर्लिंग हिंदू धर्म के प्रमुख भगवान शिव से संबंधित पावन स्थल माने जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जो है, और 51 शक्तिपीठ है भारत में, जो संपूर्ण भारत में वर्तमान बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित फैले हुए हैं। तो जो 51 शक्तिपीठ है उनमें से कुछ जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। शक्तिपीठों का संबंध किससे है, माता सती से है। धार्मिक उद्देश्य के अतिरिक्त लोग व्यापार के लिए भी यात्रा करते थे। कुछ अन्य चर्चा, विचार विमर्श, अपने मत विश्वास को लोकप्रिय बनाने, देश के विभिन्न भागों में रहने के प्रतिष्ठित शिक्षकों से सीखने के लिए अध्ययन करने जाते थे। तो लोग यात्रा क्यों करते थे, इसके बारे में बताया गया है। ये जटिल प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप के सांस्कृतिक एकीकरण का प्रमुख कारण बनी, ठीक है, क्योंकि लोगों ने यात्रा करी व्यापार के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए। जब लोग इधर से उधर जाएंगे, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन जो है मिक्स करेगा, और लोग जैसे कि मान लीजिए कि स्पेन का कोई इंसान आपका दोस्त बन जाए, तो आपको स्पेनिश ट्रेडिशन के बारे में पता चलेगा, आपको उनके रहन सहन के बारे में पता चलेगा, फिर आप उसको विजिट करने स्पेन जाएंगे, आप अपने कल्चर के बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा वहां कल्चर के बारे में सीखेंगे, तो इस तरीके से कल्चर का आदान प्रदान होगा और जो है संस्कृति का एकीकरण हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम पावन पारिस्थितिकी यानी सैक्रेड इकोलॉजी की बात करें, तो तीर्थ स्थल सामान्यतः नदी या झील के किनारे, वनों या पहाड़ों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार तीर्थ क्षेत्र भूभाग, संस्कृति और आध्यात्मिकता का परस्पर सम्मिश्रण होता है। ये नदियां भारतीय सभ्यता के लिए जीवनदायिनी रहती हैं। उसके उद्यम यही कारण है कि भारत के अनेक तीर्थ स्थल या मंदिर पहाड़ियों की चोटी पर हैं, क्योंकि पर्वतों को उनकी ऊंचाई के कारण क्या कंसीडर किया जाता है, पृथ्वी से स्वर्ग तक के प्रतीकात्मक प्रवेश द्वार के रूप में देखा जाता है। जैसे ही उत्तराखंड का बॉर्डर आता है, मैं सुबह 4-4:30 बजे से बस मैंने जागना शुरू कर दिया, मुझे बस पहाड़ दिखे। मैं इतना ज्यादा मैं खुश थी कि मुझे पहली बार पहाड़ दिखेंगे। हम काठगोदाम पहुंचे, वहां पर पहाड़ दिखने शुरू हुए, तो मुझे लगा पहाड़ है, बट जब हम उससे आगे बढ़े, नीम करौली तक गए, वहां भी उतने पहाड़ नहीं थे। उसके ऊपर मुक्तेश्वर गए, मतलब सामने हम यहाँ खड़े हैं और सामने हिमालय, स्नो कैप्ड हिमालय दिख रहा है, इतना खूबसूरत, मतलब जन्नत। कश्मीर मैंने उत्तराखंड देखा इतना खूबसूरत है, तो वही मैंने फिर सोचा कि कश्मीर को क्यों जन्नत कहते हैं, कश्मीर तो इससे लाख गुना ज्यादा खूबसूरत होगा। बट सीरियसली पहाड़ इतने खूबसूरत होते हैं ना कि मतलब वाकई में स्वर्ग ही लगता है पहाड़। मुझे याद आ गया जो मुक्तेश्वर में सामने, जस्ट सामने हम लोगों को हिमालय दिख रहा था, मतलब इतना खूबसूरत था वो, बता नहीं सकती हूँ। थोड़ा सा आप सर्च करिएगा, मुक्तेश्वर हिल स्टेशन है, उसके बारे में सर्च करिए। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना प्यारा सनराइज, हिमालय, मतलब बेहद खूबसूरत जगह आपको देखने को मिलेगी मुक्तेश्वर। थोड़ा सा सर्च करिएगा मुक्तेश्वर के बारे में, ठीक है। एंड प्रयागराज में प्रत्येक 6 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। लास्ट ईयर हुआ था महाकुंभ का आयोजन, कितनी भीड़ थी सबको पता है, महाकुंभ तो इतना ज्यादा वायरल हुआ था, ठीक है। प्रयागराज 3 नदियों गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्थित है। कुछ वर्ष पूर्व यूनेस्को ने कुंभ मेले को किसका दर्जा दिया था, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया था, ठीक है। तो यूनेस्को ने किसको, कुंभ मेले को, यूनेस्को ने कुंभ मेले को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर या इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में जो है लिस्ट किया था। किस ईयर में किया था, अगर हम ईयर की बात करें तो किस ईयर में किया था, तो 2017 में किया था, ठीक है। तो ये ईयर भी आपको याद रखना है, कब इंटेंजिबल हेरिटेज जो कंसीडर किया था यूनेस्को ने कुंभ मेले को, तो 2017 में किया था। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में लगता है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद वृक्ष वन और पावन निकुंज की बात करें, द ट्री फॉरेस्ट एंड सैक्रेड ग्रोव्स, तो भारत के अनेक भागों में हल्दी और कुमकुम से वृक्षों को अलंकृत किया जाता है, पूजा की जाती है। जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा हो गई, बरगद के वृक्ष की पूजा हो गई, वट सावित्री का व्रत लोग रखते हैं। तो पीपल का वृक्ष जिसे बोधि वृक्ष या संस्कृत में अश्वत्थ भी कहते हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन धर्मों के लिए
सारे धर्मों के लिए बहुत ज्यादा पावन है। लैटिन में इसका वनस्पतिक नाम, इसका जो बोटानिकल नेम है वो क्या है, फिकस रिलीजियोसा, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पावन वट वृक्ष, बहुत पावन माना जाता है। पीपल के वृक्ष अनेक भागों का औषधि उपयोग होता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग त्वचा रोगों और छाल का प्रयोग उदर रोगों के निवारण में उपयोगी होता है। वृक्ष प्रायः वर्ष भर हरा भरा रहता है तथा अनेक प्रकार के पक्षियों पशुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। किसकी बात हो रही है, पीपल के वृक्ष की। और लोग कहते हैं पीपल के वृक्ष पर भूत होता है, तो पीपल के वृक्ष पर भूत नहीं होता है। पीपल का वृक्ष बहुत ज्यादा पावन माना जाता है, इसलिए लोग कहते हैं कि वहां जो है उस वृक्ष को डिस्टर्ब मत करो, वहां गंदगी मत फैलाओ, तो भूत चुड़ैल नहीं होती, वो पावन होता है, उसमें देवी देवताओं का वास होता है, ये कंसीडर किया जाता है। और एक तरीके से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहता है और ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा रहता है उसका, तो इसलिए ऐसा कहते हैं, ठीक है। और ग्रामीण और जनजातीय समुदायों आखेट वृक्षों की कटाई और खनिजों के दोहन आदि से वनों की रक्षा और उनका संरक्षण करने के लिए वनों में तो अगर किसी चीज को हम पावन कंसीडर करेंगे, उसे भगवान से रिलेट कर देंगे, रिलीजन से रिलेट कर देंगे, लोग उस चीज को खराब करने से पहले सोचेंगे, डरेंगे, तो इसलिए देवी देवताओं का निवास स्थान मान लिया गया वनों को, ताकि वनों की कटाई ना हो, उनका संरक्षण हो सके। ऐसे विशिष्ट वनों को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, ग्रोव्स कहा जाता है, ठीक है, पावन निकुंज या ग्रोव्स कहा जाता है, जिनमें कंसीडर किया जाता है कि देवी देवताओं का वास है, ठीक है। तो भारत की क्षेत्रीय भाषाओं में पावन निकुंजों के लिए जो नाम प्रयुक्त होते हैं वो, जैसे मलयालम में क्या कहते हैं, कावू कहते हैं, ग्रोव्स को क्या कहते हैं, कावू कहते हैं। तमिल में क्या कहते हैं, कोविल काडू कहते हैं। कन्नड़ में देवारे काडू कहते हैं। मराठी में क्या कहते हैं, देवराय कहते हैं। मेघालय में खासी भाषा में क्या कहते हैं, खलाव केटांग कहते हैं। हिमाचल में देवबंद कहते हैं। झारखंड में सरना कहते हैं। छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं, ओरान कहते हैं। लिस्ट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी है और यूपीपीसीएस है, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। तीर्थ यात्रा से व्यापार तक, तो तीर्थ यात्रियों के अनेक प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है जिन्हें व्यापारी उपलब्ध कराते हैं। परिणाम स्वरूप तीर्थ मार्ग तथा व्यापार मार्ग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अब आप देखिए, आप अगर वैष्णो देवी भी जाते हैं तो वहां पर होटल्स भी आपको मिल जाएंगे, रास्ते में रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे सामान आपको रास्ते में बेचने मिल जाएंगे। तो वहां पर तीर्थ यात्रा व्यापार एक साथ जुड़े हुए हैं और सारे तीर्थ स्थानों का यही हाल है। अगर आप प्रयागराज में यहाँ पर संगम किनारे जाएंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, वहां पर जो है लोग सामान भी बेचते हैं, आपको बोटिंग कराने वाले भी मिल जाएंगे। तो तीर्थ यात्रा व्यापार एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। कुछ व्यापारी तीर्थ यात्रा के रूप में तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए अपनी वस्तुओं को भी दूर दूर तक उपनगरों और नगरों में विक्रय के लिए ले जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, कलकई मंदिर कहाँ है, मुस्लिम महाराष्ट्र का है। ये भीलों का पावन निकुंज है यहाँ पर। और ये माफलांग कहाँ है, शिलोंग में है। और ये उदयन कुदुकादू, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो सारे पावन निकुंज है, सैक्रेड ग्रोव्स है, ठीक है। भारत के बाहर पावन भूभाग, तो प्राचीन ग्रीस में पर्वतों से लेकर पावन निकुंज तक विविध प्रकार के पावन चिन्ह पाए जाते हैं। कहाँ पर, प्राचीन ग्रीस में। अमेरिका के मूल निवासियों का प्रकृति के साथ विशेष संबंध है जिसे वो पावन मानते हैं। न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी है माओरी तरानकी माउंग पर्वत को अपना पूर्वज मानते हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड में माओरी तरानकी और माउंगा पर्वत को अपना पूर्वज कंसीडर किया जाता है। माओरी समुदाय के अनेक प्रतिवेदनों के पश्चात एक नए नियम द्वारा इस पर्वत को मनुष्य के समान अधिकार और दायित्व प्रदान किए गए हैं, किसको, माओरी पर्वत को, ठीक है। पावन स्थलों का पुनरुद्धार और संरक्षण अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद डेविड सुजुकी का कथन है, ठीक है। पर्यावरणविद है कौन, डेविड सुजुकी, उनका कथन है, हम जिस दृष्टि से विश्व को देखते हैं उसी के अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। अगर पर्वत एक देवता है, ना कि खनिज का ढेर, अगर नदियां पृथ्वी की शिराएं हैं, ना कि केवल सिंचाई का स्रोत, अगर वन पावन निकुंज है, ना कि केवल इमारती लकड़ियों का ढेर, अगर अन्य प्रजातियां हमारे संबंधी है, ना कि केवल साधन मात्र, या अगर पृथ्वी हमारी माता है, ना केवल संसाधन, तब हम इन सभी के साथ अत्यंत आदर के साथ व्यवहार करते हैं। अतः यह विश्व को एक अलग परिप्रेक्ष्य में देखने की चुनौती है। अगर हम किसी पत्थर को भगवान मान लेंगे तो हम क्या उसमें पैर मारेंगे, नहीं। और हम उसे पत्थर मानेंगे तो हम उसको उठा के फेंक भी सकते हैं, उसे तोड़ भी सकते हैं। तो अगर हमारा जो देखने का नजरिया अलग है तो हम उस चीज को उस तरीके से ट्रीट करते हैं। सिंपल शब्दों में ये कहने की बात यहाँ पर है। और किसने कहा है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद या एनवायरमेंटलिस्ट डेविड सुजुकी ने। तो चलिए, हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी इसी के साथ कंप्लीट होती है। 5 चैप्टर है ओवरऑल, 3 पार्ट में हमने कवर किया, डिटेल में कवर किया। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें, अभी तो 7th क्लास की एनसीईआरटी थी।
अब चलिए, अब कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।